देश की सियासत में झूठे आरोप लगाने की आदत कई नेताओं में है और इस वजह से कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। कई बार मामला अदालत तक जा पहुंचता है, तब एक माफी मांग ली जाती है और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन जब ऐसा ही कोई वकील अदालत ही नहीं देश की सर्वोच्च अदालत के साथ करे तो मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण ने ऐसा ही कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और प्रशांत भूषण को जमकर फटकार लगाई। असल में मामला अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले का है, जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक और अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव तक केंद्र सरकार और अडानी पर मनगढ़ंत आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को खूब सुनाया। कमेटी की नियुक्ति से लेकर फिर डीआरआई की रिपोर्ट पूरा फैक्ट नहीं देने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। असल में तथ्यों को छिपाकर प्रशांत भूषण अपनी सियासत कोर्ट में ही करने लगे और पकड़े गए। पूरे मामले की जांच सेबी कर चुकी है। इसके बावजूद प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि डीआरआई के अलर्ट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ वकील के इस आरोप पर जज नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जनवरी 2014 में डीआरआई के द्वारा सेबी को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनके आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया, जिससे बेंच भी संतुष्ट दिखी। तुषार मेहता ने कहा कि डीआरआई ने 2013 में अडानी समूह के खिलाफ कुछ जांच शुरू की थी और सेबी को इसके बारे में सचेत किया था, लेकिन ये कहना गलत है। वो इस मामले पर चुप्पी साध रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सेबी ने डीआरआई के अलर्ट पर जांच की थी। 2017 में आरोप में कोई तथ्य नहीं मिलने के बाद जांच बंद कर दी गई। ट्रिब्यूनल ने भी आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजेस की बेंच ने प्रशांत भूषण से कहा कि आपने डीआरआई के एक पत्र को उठाया, क्या ये सही है? डीआरआई की जांच समाप्त हो गई है और सीईएसटीएटी में न्यायिक निकाय ने पहले मामले पर फैसला सुनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और इसलिए पैसे की हेराफेरी और शेयर बाजार में हेरफेर करने में इसका इस्तेमाल करने के बारे में आपको पूरा सच नहीं पता है। प्रशांत भूषण ने नम्रता से कहा, यह सच है। इतना सुनते ही तुषार मेहता ने तल्ख लहजे में कहा, वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस जानकारी को छिपाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों बैंकर ओपी भट्ट और वकील सोमशेखर सुंदरेसन के खिलाफ प्रशांत भूषण के आरोपों को भी अदालत ने खारिज कर दिया। सुंदरेसन को हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और उनके खिलाफ 2006 में अडानी समूह की कंपनी के लिए पेश होने का आरोप लगाया गया था। इस मामले पर पीठ ने प्रशांत भूषण से कहा कि किसी कंपनी के लिए पेश होने के 17 साल बाद निराधार आरोप लगाना आसान है। इसके अनुसार एक वकील जो किसी आरोपी के लिए पेश हुआ था, उसे हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए कभी भी विचार नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रशांत भूषण ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित आरोपों को साबित करने के लिए संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। तुषार मेहता ने इस मामले पर भी उन्हें घेरा। तुषार मेहता ने कहा कि इन दिनों ये चलन है कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अपनी सुविधा के लिए सूचनाओं के राउंड ट्रिपिंग और सरकार के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए। प्रशांत भूषण के मुवक्किल और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता कानून के एक छात्र हैं। तुषार मेहता ने पूछा कि क्या उसका कोई अधिकार है। प्रशांत भूषण ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन तुषार मेहता ने कहा यह ठीक नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि आप एक तथाकथित जनहित याचिका में उपस्थित होते हैं, कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं और उच्चतम न्यायालय से खुद को तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी करने के लिए कहते हैं। ये हितों का वास्तविक टकराव है। भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसे टीएमसी के नेता जैसे जैसे जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी अपना संतुलन खोती जा रही हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया कि अब अगर सीबीआई या ईडी टीएमसी के 4 नेता को गिरफ्तार करती है तो वे हत्या लूटपाट जैसे मामलों में फंसाकर बीजेपी के 8 नेताओं को गिरफ्तार करवा देंगी। ममता बनर्जी ने एक तरह से बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में गिरफ्तार करवाने की धमकी दे डाली। सीबीआई बंगाल में हाईकोर्ट के आदेश से घोटालों की जांच कर रही है और ईडी भी इसके साथ सक्रिय है। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी तरफ से सीबीआई की एंट्री बैन की हुई है, लेकिन अदालत के आदेश के बाद सीबीआई वहां काम कर रही है।
ममता बनर्जी की यही मजबूरी है कि वो सीबीआई को नहीं रोक सकती और न ही ईडी को, तो उन्होंने फर्जी मामले में बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करवाने की धमकी दे डाली। इस तरह से खुली धमकी देकर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर गई हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कथित तौर पर धमकी देने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि ममता ने कहा था कि अगर टीएमसी के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तो वे भाजपा के लोगों को गिरफ्तार कर लेंगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने हमारे 4 विधायकों को जेल भेज दिया, ये सोचकर कि वे इस तरह से हमारी संख्या कम कर देंगे। अगर वे मेरे 4 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं तो मैं उनमें से 8 लोगों को हत्या और अन्य मामलों में जेल भेजूंगी। विभिन्न कथित घोटालों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कम से कम 5 हाई प्रोफाइल टीएमसी नेता न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें 4 विधायक और 2 मंत्री शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपनी शिकायत ईमेल कर दी है और उनसे अनुरोध किया है कि वे नेताजी इंडोर स्टेडियम में की गई टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से हमारे 8 लोगों को गिरफ्तार करने की शपथ लेते हुए धमकी दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि इस तरह की हरकतें उन अपराधों का खुलासा करती हैं जो प्रकृति में संज्ञेय हैं और सीधे तौर पर मुझे और अन्य सदस्यों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 182, 194, 195A, 211, 203, 505 और 506 के तहत दंडनीय अपराध है। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे। दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। बाद में ममता ने भवानीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने 1 घंटे से अधिक समय तक अब चले अपने भाषण में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि विभिन्न कथित घोटालों में गिरफ्तार टीएमसी नेता भ्रष्ट थे। उन्होंने कहा कि आज आप हंस रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के नेता अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, ज्योति प्रिया मलिक और कुछ अन्य नेता जेल में हैं। ये परंपरा जारी रहेगी। भविष्य में जब आप कुर्सी पर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? एक कोठरी में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो डाल में पात टाइप सियासत करने वाले अरविंद केजरीवाल परसेप्शन की लड़ाई में बुरी तरह से हार गए। जैसे ही ईडी ने शराब घोटाला में आप नेताओं पर अपना शिकंजा कसा और दिल्ली का सामना भीषण वायु प्रदूषण से हुआ, केजरीवाल की वही जमीन खिसक गई जिस पर वे खड़े थे। ईमानदार सियासत और जानदार प्रशासन के बूते केजरीवाल ने अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन देखते ही देखते वो पकड़ ढीली पड़ गई। अपनी साफ छवि पर इतराने वाले केजरीवाल के दामन पर दाग ही दाग लग गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज सलाखों के पीछे हैं। राजधानी में शराब बिक्री के निजीकरण संबंधी 2021 के निर्णय के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोपों में उन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। विवाद के बीच आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने केंद्रीय जांच एजेंसियों को आपके शीर्ष नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने से नहीं रोका। आरोप केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे अब तक पूछताछ से बचने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कब तक? माना जा रहा है कि ईडी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले का सह आरोपी बनाएगी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की नई चार्जशीट तैयार है और इसे वो कभी भी अदालत में दाखिल कर सकती है। जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो शुरुआत में दिल्ली के सीएम ने अपना चिर परिचित विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सीएम हाउस की रिनोवेशन पर 52 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद केजरीवाल की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके बाद से आम आदमी पार्टी का विक्टिम कार्ड पूरी तरह से बेकार साबित हो गया। इसलिए जब भी पार्टी का कोई प्रस्ताव ऐसी कोशिश करता है तो लोग इसे महज बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं मानते। केजरीवाल सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या उठाया जाए कि इधर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। दिल्ली सरकार मानो गहरी नींद में सोती हुई पकड़ी गई। उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ढिलाई बरतने के लिए दिल्ली और पंजाब दोनों ही आप सरकारों को जमकर फटकार लगाई। जैसे जैसे दिल्ली का दम घुटता गया, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कहानियां पुरानी पड़ गईं। लगता तो ये रहा कि केजरीवाल खुद को परेशानियों से बाहर निकाल पाने की कोई कारगर रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। खुद को विक्टिम दिखाने से अब बात नहीं बनती। स्पष्टीकरण बहानों की तरह लगते हैं, इसलिए वे लगातार चुप्पी साधे हुए हैं और बहुत कम नजर आ रहे हैं। साफ है कि मोदी सरकार ने केजरीवाल को
बैकफुट पर ला दिया है। हकीकत यह है कि केजरीवाल की सारी बाजी उलट गई है। जिस विपक्षी गठबंधन की उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वो केजरीवाल से दूर बैठकर नजारा देख रहा है और केजरीवाल की तरफ कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा। The report, News of India. नीतीश कुमार का हर सियासी दांव इन दिनों उल्टा पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया। इस बात का लाभ उन्हें मिल पाता इसके पहले ही कांग्रेस ने अड़ंगा डाल दिया। नीतीश कुमार खुद को अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता साबित करने की मुहिम में जुट गए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को देश की अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता करार दे दिया। ये सब तब हुआ जब 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव निपट गए। अब सिर्फ तेलंगाना में मतदान होना बाकी है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों अलग अलग वजहों से दिल्ली आ धमके। वजह कोई रही हो, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करने आए थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कर दिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और जेडीयू के बीच कौन है अति पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी की लड़ाई तेज हो गई है। सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में अति पिछड़ा समुदाय को देखते हुए हर राजनीतिक दल इसको अपना चेहरा बताने का प्रयास कर रहा है। अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाने में लगी है, तो जेडीयू और कांग्रेस आमने सामने हैं। बिहार में जेडीयू जातीय गणना के बाद अति पिछड़ा को लेकर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग सबसे बड़े चेहरे के रूप में करने लगी। जेडीयू लगातार देश भर में जातीय गणना की मांग करते हुए बिहार की सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इसी सियासी मैदान में आ गई है। राहुल गांधी को अति पिछड़ा का नेता बता दिया और नीतीश कुमार को दूसरे नंबर का। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नीतीश कुमार को अति पिछड़ा का सबसे बड़ा भरोसेमंद चेहरा बताया और कहा कि अति पिछड़ा के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो किसी ने नहीं किए। संजय झा ने कहा कि अति पिछड़ा समाज को अलग पहचान देने वाले नीतीश कुमार हैं, इसलिए उनसे बड़ा और विश्वासी चेहरा कोई नहीं। संजय झा द्वारा नीतीश कुमार को अति पिछड़ा के सबसे भरोसेमंद चेहरा बताए जाने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़ा करते हुए नीतीश कुमार को क्षेत्रीय चेहरा बताया है। बिहार में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौड़ ने नीतीश कुमार के चेहरे की बात करते हुए कहा कि नीतीश क्षेत्रीय स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग का चेहरा हैं और उनकी बात भी उठाते रहे हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने पहली बार अति पिछड़ों को लेकर मुहिम की शुरुआत की है और वे रियल में अति पिछड़ों के नेता हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा कि देश में अगर सरकार विपक्षी गठबंधन की बनती है तो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। साथ ही केंद्रीय सर्विस में सिर्फ 3 सचिव होने के बाद उठाते हुए राहुल गांधी ने अति पिछड़ों को लेकर आवाज बुलंद की है, इसलिए राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरा हैं। संसद में फर्जीवाड़ा करने की वजह से राज्यसभा से निलंबित किए गए राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया और राज्यसभा से अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाले चड्ढा की याचिका को टाल दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को ज्यादा नहीं बोलने की नसीहत तक दे डाली। अब इस मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को साफ तौर पर कहा कि कभी कभी शांत रहना और भाव को समझना जरूरी होता है। हालांकि चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहा कि वे बिना शर्त माफी मांगेंगे, क्योंकि ऐसा वे पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर ऐसा करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा ये बताए जाने पर कि विषय पर चर्चा जारी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विषय की सुनवाई 1 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। मेहता ने कहा, न्यायालय के सुझाव के अनुसार कुछ चर्चाएं हुई हैं और अब चड्ढा विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। विषय को 1 दिसंबर को लिया जा सकता है, तब तक कुछ घटनाक्रम होंगे। चड्ढा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि शीतकालीन सत्र के लिए सदन को प्रश्न भेजने की समय सीमा जल्द ही समाप्त होने वाली है, इसलिए विषय को 29 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फरासत से कहा कि कभी कभी शांत रहना और भाव को समझना बेहतर होता है। पीठ ने विषय की सुनवाई 1 दिसंबर के लिए निर्धारित कर दी। चड्ढा की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि उनके मुवक्किल को संसद के उच्च सदन की गरिमा को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं था। वे नए सिरे से बिना शर्त माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद ने पहले भी कई मौकों पर माफी मांगी है। फरासत ने कहा कि चड्ढा सदन के सबसे युवा सदस्य हैं और माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने
3 नवंबर को चड्डा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और प्रवर समिति विवाद को लेकर बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा था। साथ ही ये भी कि धनखड़ इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। चड्डा 11 अगस्त से निलंबित हैं क्योंकि कुछ सांसदों ने उन पर आरोप लगाया था। उन्होंने उनकी सहमति के बगैर एक प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ दिया। इन सांसदों में ज़्यादातर भाजपा के हैं। प्रस्ताव के जरिए विवादास्पद दिल्ली सेवाएं विधेयक की पड़ताल के लिए एक प्रवर समिति गठित करने की मांग की गई थी। ये आरोप लगाया गया था कि राज्यसभा सदस्य चड्डा ने दिल्ली सेवाएं विधेयक प्रवर समिति के पास भेजने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना इजाज़त लिए गलत तरीके से बीजेपी और दूसरे दलों के सांसदों के नाम शामिल किए गए, जिससे बीजेपी और दूसरे दलों के सांसद नाराज हो गए और तब राघव चड्डा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें निलंबित कर दिया। The report, News of India.